नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक एक करके देश दुनिया की लेटेस्ट अपडेट आप तक आगे इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सीधे खबरों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर दोस्तों बताते चले, कोर्ट का डंडा चला है मोदी की ईडी पर। जी हां दोस्तों, अब ईडी की मनमानी नहीं चलेगी। कोर्ट ने कहा ईडी कानून अपने हाथ में ना ले, जनता को परेशान ना करे, 1 लाख रुपए का दंड। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी पर एक रियलिटी डेवलपर के खिलाफ में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने जांच शुरू करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। केंद्रीय एजेंसियों को कानून के ढांचे के भीतर काम करना चाहिए। ईडी पर जुर्माना लगाते हुए जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल बेंच ने कहा कि नागरिकों को परेशान ना किया जाए, जांच एजेंसियों को कड़ा संदेश भेजने की जरूरत है। इसके साथ ही जस्टिस जाधव ने कहा कि मैं ईडी को नसीहत देने के लिए जुर्माना लगाने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि ईडी जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है कि उन्हें कानून के दायरे के भीतर काम करना चाहिए और वे बिना दिमाग लगाए कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। नागरिकों को परेशान नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पर। अदालत ने ईडी को 4 सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट लाइब्रेरी को 1 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। ये यहां पर ईडी पर कार्रवाई की गई है और जमकर के लताड़ा गया है दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से ईडी को। ये यहां पर खबर आई है, ईडी की दिन पर दिन मनमानियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन अब कोर्ट एक्शन में नजर आ रहा है दोस्तों। इसके साथ ही अगर आप लोग भी कोर्ट के फैसले से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन जरूर ही दोस्तों दर्ज करवाइएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ईवीएम सत्यापन फैसले के अनुपालन के लिए एनजीओ की याचिका पर सुनवाई स्थगित हुई है सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण। आखिर मामला क्या है बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम सत्यापन और संबंधित प्रक्रियाओं पर अपने फैसले का सख्ती से अनुपालन करने की मांग करने वाले एनजीओ की याचिका पर सुनवाई 11 फरवरी तक यहां पर टाल दी है। मामले में मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की अंतरिम याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनाव आयोग को ईवीएम की जली हुई मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। हालांकि दोस्तों, शीर्ष अदालत ने चुनाव परिणामों में दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले असंतुष्ट असफल उम्मीदवारों के लिए एक रास्ता खोल दिया, जिससे उन्हें चुनाव आयोग को शुल्क का भुगतान करके लिखित अनुरोध पर प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम में लगे माइक्रो कंट्रोलर चिप्स के सत्यापन की मांग करने की अनुमति मिल गई। लेकिन चुनाव आयोग ने हाल ही में इस आदेश का भी पालन नहीं किया। यह यहां पर दोस्तों अपडेट आ रही है, जिसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी का कहना था कि वे कोर्ट में चुनौती देंगे मामले को। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने निकल के। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कमेंट करके दोस्तों कि आप लोग बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में। दोस्तों, अगर बैलेट पेपर के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन ज्यादा से ज्यादा दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही खबर आ रही है दोस्तों सामने निकल के, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े का बड़ा खुलासा कि 230 के आसपास सीटों पर धांधली हुई। लगातार चुनावी नतीजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने भी हाल ही में 1 करोड़ वोटों का मुद्दा उठाया था। मतगणना करते समय कई बूथों पर फॉर्म 17C और ईवीएम मैच नहीं हो रहे थे और कई ईवीएम्स की सील टूटी हुई थी। महाराष्ट्र में बीजेपी की कोई लहर नहीं थी और अब किसी के चेहरे पर खुश नहीं है और ना कोई भाजपाई विजय जुलूस निकाल पा रहा था। अशोक वानखेड़े ने आगे कहा कि ईवीएम से खेल हुआ पूरी तरह से। ये खेल का प्रयोग सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हुआ, फिर ये प्रयोग को हरियाणा में इंप्लीमेंट किया गया और फिर बड़े लेवल पर महाराष्ट्र में भी यही किया गया। ये यहां पर अशोक वानखेड़े की तरफ से दोस्तों ताजा बयान सामने निकल के आया है। वरिष्ठ पत्रकार हैं दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है उनके बयान पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही खबर आ रही है, शिवसेना शिंदे गुट के 20 विधायकों के टूटने की चर्चा ने सारी एकनाथ शिंदे की यहां पर पार्टी को ही मुश्किल में ला करके खड़ा कर दिया है। एकनाथ शिंदे की बेचैनी बढ़ा दी है। चर्चा यह है कि उदय सामंत के नेतृत्व वाले शिंदे गुट के 20 विधायकों का एक गुट बीजेपी में शामिल हो सकता है। महाराष्ट्र में पालक मंत्री की नियुक्ति को लेकर
लेकर के महायुति में पर्दे के पीछे राजनीतिक हलचल चरम पर पहुंच चुकी है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संरक्षक मंत्रियों की सूची घोषित होने के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष सख्त नाराजगी जताई। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे को भाजपा जबरदस्त झटका देती हुई नजर आ रही है। अब एकनाथ शिंदे की ही पार्टी पर भाजपा की नजर पड़ चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव से सामने निकल के, जहां पर राहुल गांधी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी मुस्तफाबाद, सदर बाजार आदि विधानसभा में 22 यानी कि आज से 24 जनवरी तक कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जोरदार तरीके से प्रचार करेंगे। दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस दिल्ली में अपने कोर वोटरों को फिर से साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी नजर आ रही है। दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में उठ खड़ी होने का पूरा प्रयास कर रही है। ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत कांग्रेस पार्टी हासिल करना चाहती है और उसका खोया हुआ जो वोट है वो हासिल करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दोस्तों ये यहां पर अपडेट आई है सामने। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है? दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीतती हुई नजर आ रही है 70 विधानसभा सीटों में से? आप लोग अपना अनुमान जरूर ही कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है बजट पेश होना है 1 फरवरी को। उससे पहले ही नीतीश कुमार ने यहां पर लंबी मांगों की लिस्ट पीएम मोदी को थमा दी है। जी हां दोस्तों, यहां पर लिस्ट थमा दी गई है। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, राज्य के लिए मांगी है आर्थिक मदद। पत्र में उन्होंने राज्य की कई योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की आर्थिक मदद की मांग की है। दोस्तों 1 फरवरी को बजट पेश होना है, उससे पहले यह मांग यहां पर नीतीश कुमार ने कर करके भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अब अपनी मांगों को मनवाने के लिए पूरी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं भाजपा के साथ में, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी के दम पर ही केंद्र में भाजपा सरकार चला रही है और भाजपा भी अच्छे से जानती है कि जब तक यहां पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मांगे पूरी होती रहेंगी तब तक ही केंद्र में सरकार चलने वाली है। यह अपडेट आई है। इसके साथ ही दोस्तों खबर बताते चले, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के ताजा खबर है। जेपीसी की अगली मीटिंग 31 जनवरी को होगी, यानी कि दोस्तों यहां पर 31 जनवरी को ही बजट का सत्र भी बुलाया जा रहा है। और उससे पहले यहां पर देख सकते हैं कि खबर भी आ चुकी है कि 31 जनवरी को ही यहां पर जेपीसी की मीटिंग भी होने जा रही है, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें थी, जो मुख्य समाचार सामने निकल के आए वो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।